नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। 4 मई 2026 का दिन है। 5 सूबों के नतीजे आए हैं। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल से आए नतीजों पर लोगों की थी और जैसा कि प्रत्याशित ही था, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाने जा रही है और इस जीत को किस तरह प्रोसेस किया जाए, अब ये सवाल लोगों के मन में है। पार्टी ने किस तरह वहाँ पे काम किया, किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, सेंट्रल एजेंसीज़ के जिस रोल को लेकर के ढेर सारी शिकायतें तृणमूल कांग्रेस की थी, वो किस डिज़ाइन से वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिशु रंजन जी हैं। शिशु रंजन का एक परिचय तो वो है जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, एक बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं रिस्क मैनेजमेंट के, लेकिन अपना जो बाकी वक़्त है अपनी इस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से हट करके, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े जो प्रकल्प होते हैं, उनमें लगाते हैं। पिछले बार यानी कि 2021 में शुवेंदु अधिकारी की जो जीत, जो ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर, उनके प्रचार से आपका संबंध रहा है और इस बार आप खुद तो नहीं गए, लेकिन जो पार्टी का काम वहाँ पे हो रहा था, उससे आपका राब्ता रहा। तो हम इसीलिए एक जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ये जो स्क्रिप्ट लिखी है जीत की, उसको किस तरह तैयार किया गया, किस तरह की यंत्रणा उसके पीछे थी, कौन लोग थे, कौन-सी की पर्सनैलिटीज़ थी, आपको कुछ बड़े-बड़े नाम तो ज़रूर पता होंगे, इनके साथ इनकी टीम में कौन लोग थे, इस बारे में सर आपसे बात की जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने खबरगाँव का न्योता स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे दर्शक आपसे बिहार के चुनाव नतीजों के जब चर्चा हो रही थी तब मिल चुके हैं। जी, निखिल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आप बुलाए और ये सम्मान दिया। बिहार चुनाव के दिन हम लोग यहाँ से लाइव हुए थे हुँ, और बिहार चुनाव में मेरी एक्टिव भूमिका थी। परबत्ता विधानसभा सीट पर हम हुँ, वहाँ चुनाव हुँ, प्रबंधन में थे और नतीजे आने के बाद हम लोग यहाँ बैठे थे, उसकी चर्चा हुँ। की थी। जी। इस बार मुझे मुझे समझना तो बहुत है कि बीजेपी ने अपना किस तरह से पूरा कैंपेन ड्रॉ किया। लेकिन जिस सवाल में अब चूँकि नतीजे लगभग-लगभग स्थिर हो गए हैं, तो जिस प्रश्न में सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों की दिलचस्पी होगी कि अब जीत हासिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, अब से कुछ घंटों बाद हम प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए भी सुनेंगे ही। क्या इस प्रश्न का उत्तर पार्टी के भीतर कहीं भी है कि किसे जाएगी नवन्ना की कुर्सी? मुझे लगता है कि ये फ़िलहाल प्रश्न सिर्फ़ 2-3 लोगों के मन में होगा, हुँ, जो अपने आप को उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में, जो नीचे काम करते हैं, हुँ, उनके मन में ये विश्वास हमेशा घर कर गया है हुँ, कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हुँ। और नितिन नवीन जी संभवतः बैठेंगे, चर्चा होगी और जो प्रबल दावेदार हैं, हुँ। उनमें से एक नाम चुना जाएगा। क्या शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं मुख्यमंत्री? शुवेंदु अधिकारी एक प्रबल दावेदार अवश्य है, परंतु वही होंगे ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्योंकि अन्य राज्यों के जो परिणाम देखे गए हैं, तो उसमें लोगों की अपेक्षा है कि वैसा व्यक्ति हो, जो संघ की पृष्ठभूमि से आया हुआ हो, हुँ, वो बने। हालाँकि शुवेंदु अधिकारी का भी दावेदारी बहुत मजबूत है क्योंकि वो जब पार्टी में 2021 के चुनाव के पहले आए और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी हुँ। को नेतृत्व प्रदान किया विधानसभा के अंदर, पार्टी की विचारधारा को वहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वह भी प्रशंसनीय है और उनकी दावेदारी स्वाभाविक है, परंतु वही एक दावेदार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हुँ। नहीं, ये हम इसलिए भी पू जैसे एक इकलौती चीज़ जो अभी उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है कि बीजेपी में एक वो लॉजिक है कि अगर ऐलान से पहले आपके नाम की चर्चा होने लगे, तब आपके नाम का ऐलान नहीं होता। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। फिर जो दूसरा आपने बताया कि संघ की जो टॉप जॉब्स होती हैं बीजेपी में, मतलब आप मिड मैनेजमेंट तक के तो जा सकते हैं, लेकिन जो टॉप बॉसेस होते हैं बीजेपी के, वो इनवेरिएबली संघ परिवार के ही किसी न किसी संगठन से जुड़े होते हैं। उस बैकग्राउंड के बिना आपका वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर एक तर्क दिया जा रहा है हिमंतो बिस्व शर्मा वाला कि अगर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और आप फंडामेंटल हैं टू पार्टीज़ एक्जिस्टेंस, किसी भी तरह से, चाहे वो चुनावी उसका प्रबंधन हो या जो धनबल और संगठन की वहाँ पे शक्ति की ज़रूरत होती है, अ, उस भूमिका में अगर आप हैं, तब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा के उदाहरण से हमने देखा है। वो भी कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अभी देखिए कि दूसरी बार
सरकार भी बनी है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि वही मुख्यमंत्री होंगे भी। तो क्या ये चीज़ शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जा सकती है या फिर पार्टी में अंदरूनी अभी ये बात है कि नहीं, अभी एक बार जीतने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है? मुझे लगता है कि पार्टी में अंदरूनी यही बात है कि एक बार जीत हो जाए हुँ, और उसके बाद देखा जाएगा, और उसका कारण ये है, मैं पुरानी परंपराओं पे नहीं जाना चाहता। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के 4-5 हुँ, महीने पहले दिलीप घोष जी की वापसी होती है। हुँ, दिलीप घोष जी एक बहुत की फिगर थे और उनका इस बात पे संभवतः पार्टी के साथ मतभेद हुआ कि चुनाव में जिस प्रकार से टीएमसी के लोगों को पिछले 2021 वाले चुनाव में जिस प्रकार से उनको लाया गया, उनको हुँ, तुरंत-तुरंत टिकट दिया गया, और उसके बाद से उनका अगर हम लोग कैरियर देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो धीरे-धीरे उनको साइडलाइन कर दिया गया। हुँ। परंतु जिस दिखे मज नहीं 21 के बाद। दिखे नहीं, परंतु चुनाव के ठीक पहले हुँ, स्वयं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उनको पार्टी में बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी दी गई। उससे यह समझ में आता है कि दिलीप घोष भी एक बहुत अहम स्तंभ के रूप में हुँ, निकले हैं, और कहीं न कहीं पार्टी की जो निर्णायक मंडली है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हैं, उनके नज़र में उनकी एक भूमिका स्पष्ट रूप से लिखी गई होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ दावेदार के रूप में शुभेंदु अधिकारी होंगे, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि दिलीप घोष की एंट्री दिखाती है कि पार्टी कहीं न कहीं हुँ, अलग-अलग ऑप्शन पे विचार कर रही कर है। रही है। ठीक है। एक एक इस सवाल पर हम बीच-बीच में जब जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी लौटते भी रहेंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट, आप 21 के चुनाव में नंदीग्राम में थे। क्या क्या दायित्व था वैसे आपका? अगर हम दर्शकों को बता सकें? वहाँ पे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी हुँ, बन के गए थे, और हुँ, वो श्री मनोरंजन मिश्रा जो पूर्व हुँ, महामंत्री हैं अ, युवा मोर्चा के, जी। उनको वहाँ पे विधानसभा प्रभारी बना के ले गए थे। मनोरंजन मिश्रा जी मुझे एक डाटा एनालिटिक्स हुँ, करने के लिए कि वहाँ पे क्या-क्या हुँ, संभावनाएँ हो सकती हुँ, हैं, कितने परसेंट वोट किस बूथ पे और हुँ, किस मंडल में हमें काम करना हुँ, है ज़मीनी स्तर पे। इसके अलावा और भी कई ज़िम्मेदारियाँ थीं, जैसे इलेक्शन कमीशन को अगर कुछ कंप्लेन आता है अ, क्षेत्र से, तो उनको पिटीशन हुँ, बना के भेजना हो, देना। या फिर कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको वहाँ रिपोर्ट करना हो, तो ऑफ़िस मैनेजमेंट का एक हुँ। जो ज़िम्मेदारी आपके मुझे दिया गया था। पर्सनल प्रोफाइल से मैच करने वाली जी, जो जी, चीज़ें थी, जो आपका जी, कोर कॉम्पिटेंस जो आपका है, जी। अपने पेशेवर ज़िंदगी में, ठीक है। मुझे बताइए कि 21 के चुनाव, ठीक है, आप लोग शुभेंदु अधिकारी को तो जिताने में सफल रहे, लेकिन पूरे सूबे में वो रिज़ल्ट नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने ताल ठोक के कहा कि 100 पार कर जाए अगर, तो मैं ये काम छोड़ दूँगा जो करता हूँ, और वो सही साबित हुए। वो एक नतीजा था, और एक दूसरा नतीजा हम अब देख रहे हैं जिसमें एक इसे स्वीप कहा जा सकता है ना? एक एक बड़े विपक्ष के तौर पे तृणमूल कांग्रेस भले रह जाए, 100 के अल्ले-पल्ले 90 प्लस वो भी आ जाएँगे, लेकिन एक एक बड़ा स्पष्ट बहुमत है, एक बड़े इलाके को स्वीप बीजेपी ने किया है। पिछली बार आप बिल्कुल एक कार्यकर्ता की हैसियत से वहाँ पे थे, और इस बार की काफ़ी जानकारी आपको है। किस तरह बीजेपी ने पिछली बार से अलग इलेक्शन मैनेजमेंट किया? पिछली बार से क्या चीज़ें नई थी इस बार? सबसे पहले अगर हम राज्य स्तर पे बात करें, तो हुँ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस बार नहीं दिखी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उस गलती को रिपीट करने से बची, वो था कि हिंदी भाषी नेताओं को फ्रंट फुट पे रखना। पिछली बार जब हम लोग भी गए थे, हम लोग हिंदी भाषी थे, हुँ, और हमें स्थानीय कार्यकर्ताओं से, या फिर जब हम जनता के बीच में जाते थे, हुँ, तो उनसे कनेक्ट करने में मुश्किल होती हुँ, थी। और चूँकि प्रशांत किशोर उस समय एक्टिव रोल में थे, एडवाइस कर रहे थे, आपको याद होगा कि यह लड़ाई बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का हो गया हुँ, था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इंश्योर किया कि इस बार का चुनाव उस पिच पे न लड़ा जाए। हालाँकि हुँ, ममता बनर्जी ने अपने पुराने ढर्रे पे आते हुए उसे बनाने का प्रयास किया, परंतु दिलीप घोष हुँ, अ अ अ, और अन्य बंगाली जो नेताओं के आने के बाद यह सुनिश्चित हुआ कि यह उस पिच पे हम ना जाएँ। माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रभारी हैं वहाँ के, वो भी कभी-कभी मंच पर ना दिखे, हुँ, और स्थानीय नेता वहाँ पे दिखे और वो मंच के नीचे बैठे। इससे एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले लोग यहाँ के स्थानीय हैं, और ये बड़ा ही मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है थॉट्स में, कि जो पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना संस्थापक मानती हुँ, है, वहाँ बंगाल में
उसे बाहरी पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया था। ये बड़ी दुखद बात है, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक पीड़ा की बात है। इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी संभवतः बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि बंगाल में एक बंगाली पुरुष द्वारा स्थापित पार्टी का जीत हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा रही है। ठीक है, ये तो जैसे आपने एक बार एक ही चीज़ बताई कि जो गैर बांग्ला भाषी नेता हैं उनको उनको उनसे एक अपेक्षा ये रखी गई कि आप विंग्स में रहें, है ना? स्टेज पर आप जो लोकल लीडर्स हैं, जो भाषा बोलते हैं, जो संस्कृति को जानते हैं, वो लोग आगे रहें। तो ये एक बात हुई। दूसरा जो एक बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, उसमें बीजेपी ने क्या नई चीज़ें करने का प्रयास किया? बूथ लेवल मैनेजमेंट में मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनाव प्रबंधन था वो 2021 के गलतियों से सीखा हुआ था। क्या गलतियाँ होती? जब हम बूथ पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब स्टार्ट करती है तो टीएमसी से पीछे रहती है, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें मुस्लिम जो वोट है वो स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के साथ था और इस बार के चुनाव में दिख गया कि वो उनके साथ है। तो जब रणनीतिकार तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग जब नंदीग्राम में एनालिसिस करके और देखते थे, सिनारियो सिमुलेशन करते थे कि कितना परसेंटेज वोट किस समाज का किसको जाएगा, उसमें उनको आगे रखा जाता है। तो हमारी तैयारी, जब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी होती है बूथ स्तर पर, वो देखा जाता है कि इस बूथ पर कितना परसेंट वोट टीएमसी लीड कर रहा है और उस लीड को हमें कवर अप करने के लिए किन रणनीतियों पे काम करना पड़ेगा। रणनीतियाँ जमीन पर जाकर के बहुत बेसिक हो जाती हैं। संपर्क करना, डोर टू डोर कैंपेन करना और लोगों को कन्विंस करना कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब सकारात्मक बदलाव का मायने हर राज्यों में अलग अलग है। बंगाल में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है सुरक्षा का। जैसे ही आप जब डेटा रिजल्ट आप पिछली बार का आया और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद से अगले 3-4 दिनों तक बंगाल जलता रहा। वहाँ लोगों को मारा गया, महिलाओं के बलात्कार हुए, उनको घरों को जला दिया गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जो बूथ लेवल कार्यकर्ता होता है किसी भी पार्टी का हो, उसको अमूमन यह पता होता है कि किसने किसको वोट किया है। और ऐसे में टीएमसी का एक जो ऑपरेंडस रहा है वो है कि अगर हम दबदबा बनाए रखना है तो इनको डराओ, इनको पीटो। और उसकी वजह से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते थे, संपर्क करते थे, बोलते थे कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, परंतु अगर हम वोट देंगे तो मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा कौन देगा। और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, मीडिया चैनल ने भी इसको कवर किया था और लोगों के मन में जो बाहरी कार्यकर्ता थे, जो बाहर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उनको लगता था कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, प्रेसिडेंट रूल क्यों वहाँ लेके नहीं आ रही है। परंतु ये सामाजिक परिवर्तन का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो सामाजिक परिवर्तन का है। समाज खुद संगठित हो, उसको संगठित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, वह प्रयास बूथ स्तर पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषांगिक संगठन है और इसी साथ ही साथ विचार परिवार जिसमें संघ की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वह क्लोज डोर मीटिंग करना। और यह तैयारी 2021 में चुनाव हारने के बाद से लगातार चल रही थी, उसका बस परिणाम आज आया है। मिल के उनको कन्विंस करना कि देखिए, जब तक आप अपने मतदान के द्वारा आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके दायरे में हम जो कर सकते हैं हम वही करेंगे। इसलिए परिवर्तन आपके यहाँ से आएगा और आपको निर्भीक होकर के चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। और उस निर्भीक होने के लिए जो एनवायरनमेंट है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट, केंद्र सरकार ने इस बार सुनिश्चित किया कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल हो। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने पुराने अनुभव से ये सीखा कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से केजे राव के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ था, अगर आपको याद होगा कि 2005 के चुनाव में जयप्रकाश यादव कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और उनको पुलिस, जो केंद्रीय पुलिस थी, वो दौड़ा करके खेत में पीटी थी और उसका वीडियो पूरे राज्य में प्रसारित हुआ और एक मैसेज गया कि लालू जी का जंगल राज अब टूट गया है। राष्ट्रपति शासन था जब चुनाव हो रहे थे
और ये जो निर्भीकता का माहौल बना, बहुत आई थिंक 5 या 6 फेज में चुनाव थे, उसके बाद से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और जिस प्रकार से एनडीए को बढ़त मिली और नीतीश कुमार जी उसके बाद सीएम बने, तो कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट हम बोल सकते हैं कि केजे राव मूवमेंट इन बंगाल इस बार के चुनाव में देखा गया है, जिसकी पटकथा संभवतः भारतीय जनता पार्टी और उनके विचार परिवार के सारे कार्यकर्ता मिलकर के बूथ स्तर पर गांव-गांव जाकर के क्लोज डोर मीटिंग्स में लिख रहे थे। नहीं, क्लोज डोर मीटिंग्स तो एक है, और हमने देखा कि जो आप ये जो जेपी यादव वाला इंसिडेंट आप बता रहे हैं, उस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इस बार भी हुई हैं दूसरे स्टेट से, उत्तर प्रदेश से और बाकी जो स्टेट्स हैं बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहाँ से एडवाइजर्स पुलिस के भी और प्रशासन के भी वहाँ पे बंगाल भेजे गए, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का नाम ले करके वीडियो बनाया उन वीडियोस का प्रचार भी किया गया। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने अपने वोटर को ज़रूर की कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। हम इनका जो जो मसल पावर है टीएमसी का, उसको हम लोग चेक में रखेंगे। तो मतलब ये बाय डिज़ाइन था। ये बाय डिजाइन था। देखिए, चुनाव में बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जमीन पर एक नरेटिव होता है जो नरेटिव चुनाव जीतने में आपको मदद करता है, जिसको बोलते हैं कि हवा बदलने में मदद करता है। मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव के 3-4 दिन पहले हवा बदलने के लिए वो नरेटिव चला कि जब टीएमसी के एक नेता के बारे में नाम लेकर के बोला गया कि उसको उल्टा लटका देंगे, और ये माननीय गृह मंत्री का बयान था, तो एक मैसेज दिया, इस बार जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो मुझे आके मारने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ये नैरेटिव बंगाल के जनता के मन में घुस गया और बंगाल की जनता निर्भीक होकर के वोटिंग की, और उसका परिणाम था कि वोटिंग परसेंटेज अप्रत्याशित रहा। मतलब मैंने अपने जीवन में 93% चुनाव होता हुआ 90% वोट होता हुआ नहीं देखा है। 93% अगर एवरेज राज्य में जा रहा है तो किसी विधानसभा में ये 96.5% तक पहुंचा ऊपर भी है। रहा हो, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बूथ स्तर से बार बार बूथ स्तर की बात करें, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट करके जीता है, बूथ स्तर पर ये 99% तक गया होगा। मतलब 100 में से 99 लोगों ने वोट किया है और वोट बदलाव के लिए किया है, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। एक सिक्योरिटी वाला एंगल आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल एजेंसी, उसको लेके तृणमूल कांग्रेस का पक्ष अपनी जगह पे है। तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कहा कि राज्य को गैर ज़रूरी रूप से मिलिटराइज किया गया, और उन्होंने लगातार इसकी मुखालफत की। बीजेपी का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए वो ज़रूरी था। तो ये तो एक वो सिक्योरिटी वाला एंगल है, उसको आपने बिहार का एग्जाम्पल भी दे दिया। एक दूसरा एंगल भी है जिसको लेकर के ना सिर्फ टीएमसी बल्कि विपक्ष के दूसरे दलों में भी बहुत नर्वसनेस रही, और अब वो इन नतीजों में भी मतलब उस एक कारक की बात कर रहे हैं, एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उसको लेकर के ये पब्लिश्ड मीडिया रिपोर्ट्स हैं इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबारों की, कि आप उसको यूनिक कहें या क्यूरियस कहें, उस तरीके से एसआईआर हुआ। कितनी बड़ी भूमिका एसआईआर की आपको लगती है, आप जिस नैरेटिव और जिस माहौल की बात कर रहे हैं उसको बनाने में? देखिए, एसआईआर की बहुत बड़ी भूमिका रही, और जिस दिन बिहार चुनाव के ठीक पहले अनाउंस हुआ कि हम एसआईआर करेंगे और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आए, क्योंकि जो समयावधि तय की गई थी बिहार चुनाव के पहले, वह स्पष्ट था कि बहुत कम था। हाँ, कम था। तो उस दौरान करके दिखाया, और ये करके दिखाया इलेक्शन कमीशन ने कि हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वैलिडेशन मिली। उसके बाद ये जिस दिन बिहार में अनाउंस हुआ था, उसी दिन कम से कम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो समझ में आ गया था कि अगला जो एसआईआर होगा वो बंगाल में होगा। ये आम जनता तक भले ना हो, पर राजनीतिक कार्यकर्ता तक मैसेज चला गया। और उसके बाद जब बिहार चुनाव एसआईआर का परिणाम लोगों ने देखा कि एसआईआर किया जा सकता है और नाम डिलीट हुए जो वैलिड नहीं थे, तो वहाँ लोगों में ये नैरेटिव जो प्रताड़ित है मुस्लिम तुष्टीकरण से, उनके मन में अवश्य ये संदेश गया कि देखो, इस बार सरकार और इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करेगी कि हमारा वोट चोरी ना हो। जो घुसपैठिए आए और घुसपैठिए अपना नाम, उन टीएमसी के नेताओं ने उनका नाम डाल दिया वोटर लिस्ट में,
वो उस माध्यम से जो वोट चोरी होता था वो ना होगा। तो पहला चीज़ हो गया कि इस बार अगर हम संगठित रूप से एकत्रित होकर वोट देंगे तो संभवतः इस बार जीत हो सकती है। ये पहला इंडिकेशन था। उसके बाद एसआईआर के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं हुई, ममता बनर्जी खुद चल के दिल्ली आई, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, और उस दौरान भी आपको याद होगा कि जंतर मंतर से पुलिस उठा करके ले गई थी तृणमूल के सांसदों को, और पूरे देश की मीडिया में वो आया था। वह संभवतः टीएमसी को लग रहा था कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि लोग बोलें कि देखो टीएमसी को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु वह नहीं समझ रहे थे कि एक वैसा बड़ा वर्ग जो उनके खिलाफ वोट देना चाहता था परंतु डर के मारे वो वोट नहीं देता था, वह देख लिया कि इस बार अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो केंद्रीय एजेंसियां इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर सकती है। वह उस नैरेटिव को मजबूत करने में सफल रहा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए और भयमुक्त वातावरण में करवाने के लिए प्रतिबद्ध दिखा, उससे लोगों के मन में विश्वास गया कि नहीं, इस बार अगर हम वोट करते हैं, इस बार हम अपने मन का वोट कर सकते हैं। और करने के बाद सबको लग रहा था, क्योंकि चुनाव में जब बातें होती हैं, गली मोहल्लों में डिस्कस होते रहती है, उनको हवा पता सब चलते रहता है, उनको लगा कि इस बार परिवर्तन किया जा सकता है। और इसीलिए आप कुछ देर पहले बोल भी रहे थे कि इस बार लोगों के मन में था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वही वाली बात होती है, और उसकी वजह से 10% वोट तो ऐसे ही बढ़ गया होगा भारतीय जनता पार्टी का। एक चीज बिल्कुल आपने बीजेपी का पक्ष तो आपने रखा, और वो यही वो कहना भी चाहेंगे एसआईआर के बारे में, लेकिन एसआईआर में कुछ बड़ी क्यूरियस चीज़ें हुई है ना। मतलब जैसे इस कुर्सी पे बैठ के, जैसे हमारे लिए मुश्किल है ईसी के किसी काम में कोई हेतु ढूंढना, लेकिन न भूतो न भविष्यति उस तरह के लॉजिक से नाम हटे हैं, और जो डिस्क्रिपेंसी वाले लॉजिक से जो नाम हटाए भी गए, डिबाग किए गए, उस लॉजिक को महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो लागू करने की बात कर भी रहे हैं। तो अभी दिस इज़ टू बी सीन कि आप ये कह लीजिए कि जितना एक्टिव इलेक्शन कमीशन बंगाल में था, क्या वो किसी दूसरे सूबे में होगा। और दूसरा, घुसपैठी वाली बात को लेकर भी मतलब मैं बहुत कन्विंस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगेन मैंने एक्सप्रेस की ही एक रिपोर्ट में पढ़ा, मुझे मिल जाएगा तो मैं लिंक या तो लगा दूंगा या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अजीब तरीके से डिलीशंस हुए हैं। एक केस, कम से कम 2 लोगों के केस इस तरह के थे कि वो वोटर रोल से तो नाम हटा है। इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ये व्यक्ति किसी कारण से, किसी भी कारण से, अभी हम इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए या नहीं, लेकिन उन 2 लोगों की चुनाव ड्यूटी तो लगी हुई है। मतलब जो व्यक्ति इलेक्शन करवा सकता है उसको उतना जिम्मेदार हम समझ रहे हैं कि वो लोगों के वोट इकट्ठा करने के काम में शरीक हो सकता है, वो अपना वोट दे नहीं सकता। और इस तरह के बहुत सारे क्यूरियस तरीके थे जो इस बार एसआईआर में हमने देखे। लेकिन इस चीज को मुझे लगता है कि ज्यादा इसीलिए इस बात पर अगर ये एक नेक टू नेक फाइट होती तब शायद ये शिकायत और मुखर होकर की जाती कि ये एसआईआर की वजह से है। अभी जो नंबर्स हमारे सामने हैं वो ये सजेस्ट नहीं करते कि पूरी तरह से एसआईआर के चलते तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हो गया या बीजेपी का अच्छा हो गया। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि वो जिस आप माहौल की बात कर रहे हैं ना, कि एक तरफ से सेंट्रल एजेंसीज का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी के लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो अरेस्ट हो जा रहे हैं, उस माहौल में उस एसआईआर फैक्टर ने भी ऐड तो किया ही होगा, है ना। तो कुछ जिन लोग, मतलब ये डिलीशन से ज्यादा असर इसने किया ही किया है, नैरेटिव पे किया है। ये जरूर हम अभी कहने का कोई, ये तो अब जब डेटा क्रंचिंग होगी उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि एसआईआर की वजह से डिलीशन हुए, उससे किस पार्टी को कितना नुकसान या फायदा हुआ, लेकिन बिल्कुल ये फैक्टर था। आखिरी चीज जो इस पे एक डेटा, आप इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहे थे, और ये क्यों आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है कि एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। और ये उस दिन जब इंडियन एक्सप्रेस का डेटा पढ़ रहे थे तो मेरे मन में भी यही बात आई थी। कारण था कि इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव के पहले एक डेटा दिया कि जो डिस्प्यूटेड डिलीशन थे वो 27 लाख के आसपास है, और उसमें से मात्र 10 विधानसभा में 48% डिलीशंस हैं। तो वो अगर प्रभावित भी करेंगे तो मतलब मुझे अगर डेटा एनालिसिस की बात करूं तो 48% मात्र 10 विधानसभा में कंसंट्रेटेड है, और अगर प्रभावित भी करेंगे तो उसी 10 विधानसभा को ज़्यादा करेंगे, बाकी के विधानसभा में उतने ज़्यादा डिस्प्यूटेड डिलीशन का रोल नहीं होगा। इसलिए आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है
कि एसआईआर का जीतने में किसी भी पार्टी के जीत हार में उतना योगदान नहीं रहेगा, परंतु नैरेटिव में माहौल में और नैरेटिव में रहा। जरूर होता है। तो ऑल्सो ये भी एक चीज काम करती है कि जो लोग, जो स्पेशली जो माइग्रेंट्स दिल्ली से और मुंबई से, बाकी बड़े शहरों से जो बंगाल लौटे वोट देने के लिए, दोनों कारण थे। कुछ लोग वोट देने गए, कुछ लोग एसआईआर में नाम डिलीट ना हो जाए इसलिए गए, कुछ लोग इसलिए गए क्योंकि अब वो गैस महंगा हो गया था इसलिए उनको जाना पड़ा। एक वो साइकी भी काम करती है कि इस बार मुझे शायद कोई दूसरा बटन दबा के आना चाहिए, वरना जैसे कॉन्सिक्वेंसेस तृणमूल को वोट नहीं देने के हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत खुल करके कहा है कि लोगों के साथ मारपीट होती है, वैसी कॉन्सिक्वेंसेस बीजेपी को वोट नहीं देने के भी हो सकते हैं, ये लोगों ने देखा ही है। तो मेरे ख्याल यही वो उस पूरे माहौल को कंट्रीब्यूट करने वाली चीज होती है। अंतिम जो टिप्पणी मैं चाहता हूँ शिशु रंजन जी आपसे, कि किसी भी स्टेट की तरह बंगाल बीजेपी में भी ठीक ठाक गुटबाजी थी। और बहुत सारा एक इंपोर्ट वाला प्रोजेक्ट भी चल रहा था कि कुछ तृणमूल से आ जाए, कुछ लेफ्ट से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए। उस गुटबाजी को कैसे बीजेपी ने किनारे किया इस इलेक्शन से पहले? क्योंकि कुछ तो बड़े बड़े नाम थे, दिलीप घोष ठीक है साइडलाइन चल रहे थे, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं उनकी कोई शख्सियत रह नहीं गई थी। फिर आपके पास शुभेंदु अधिकारी हैं, एक राहुल सिन्हा का एक अपना ही गुट वहाँ पे चल रहा है, फिर कई नाम ऐसे भी होंगे जो मैंने शायद नहीं गिनाए। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से गुट थे और फिर कैसे उन्हें कन्विंस किया गया कि ये इलेक्शन आप साथ में लड़ लीजिए। सबसे पहले तो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष पिछले 10 सालों में बने हैं, उनका स्वाभाविक रूप से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं उनके हाथ में संगठनिक शक्ति रहती है, तो उनका एक गुट डेवलप हो जाता है। उसमें वर्तमान अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हैं। इनकी जब नियुक्ति हुई तो इनकी नियुक्ति के पीछे जब विश्लेषण हुआ, उसमें ये आया कि भाई ये किसी गुट से संबंधित नहीं थे, इसीलिए इनको लाया गया है। तो ये पहला मैसेज था बंगाल के संगठन को कि देखिए, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लक्ष्य है, वो चुनाव जीतना है, किसी गुटबाजी में किसी एक नेता को प्रमोट करना या उसको नीचा दिखाना नहीं है। ये पहला मैसेजिंग था। उसके बाद जो 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 पुराने स्थापित नेता थे जिनका नाम आपने लिया, शुभेंदु अधिकारी जी भी आकर के अपने आप को भाजपा में स्थापित कर चुके हैं, राहुल सिन्हा जी रहे हैं, सुकांता मजुमदार खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिलीप घोष जी थे। तो इनको एक साथ जब केंद्रीय नेतृत्व ने मैसेज दिया कि पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वह चुनाव जीतना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लगातार बाद से करती आ रही है। आप देखेंगे हरियाणा में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को राइट ऑफ कर दिया गया था, महाराष्ट्र में जहाँ पे अलग अलग गुट थे, अगर मैं नाम ले भी लूँ तो विनोद तावड़े जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो बिहार में अलग अलग गुट थे, अभी गुटबाजी चल भी रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इस प्रकार से, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जब मैसेज देता है कि देखिए पहला लक्ष्य है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन उदाहरण है जहां सारे केंद्रीय मंत्रियों को भेज दिया गया, सारे केंद्रीय मंत्री के फॉलोअर्स थे, उनको लगा कि भाई यही मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, इसलिए हम अपनी पूरी ताकत से चुनाव में लगते हैं। एमपी में तो बीजेपी वाले ही कह रहे थे कि इस बार का भैया मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर ठीक है, वो एक अलग ही चर्चा। हाँ, तो जब केंद्रीय नेतृत्व ने ये उनका पिछले कुछ चुनावों का रहा स्ट्रेटेजी कि मैसेज दीजिए सबसे पहले कि गुटबाजी नहीं करनी है, पहले तो जीतिए और फिर सबको एडजस्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्थिति में है। यह स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों के पास नहीं है और यह स्थिति कांग्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का संगठनात्मक रूप से क्षरण हो चुका है और राज्यों में सरकार नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट फैक्टर वहाँ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है कि आप यहाँ नहीं बने तो केंद्र में आ जाएंगे, यहाँ नहीं बने तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। नंद किशोर यादव जी उदाहरण है, उनको बिहार में से निकाल के राज्यपाल बना दिया गया। तो गुटबाजी खत्म करने का एक संदेश गया। उसके बाद एक बड़ी भूमिका रही जो राज्य के बाहर के नेताओं को भेजा गया और वॉर रूम हैंडल करने के लिए, एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाने के लिए या फिर अन्य जिम्मेदारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में भेजती है। पर बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से पूरे देश भर के नेताओं का डेपुटेशन हुआ, और एक महीना पहले नहीं हुआ, 3-3, 4-4 महीना पहले से लोग वहाँ जा कर के बैठे और समन्वय बनाए और बैकग्राउंड में रह के बनाए, मीडिया में आकर के नहीं बनाए, मीडिया फेस नहीं बने। जो पहला फैक्टर हम लोग बात कर रहे थे कि बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी का चुनाव, तो इन वजहों से भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार रहा और बूथ स्तर तक उनको पता था
ये वॉर रूम में लोगों को बैठे हुए पता था कि किस बूथ पे हम डिफिसिट में हैं और किस बूथ पे हम सरप्लस पे हैं, और उस हिसाब से उनकी रणनीति बन रही थी कि कहाँ मुझे किस प्रकार से मजबूती से काम करना है जिससे हमें बूथ डिफिसिट खत्म हो जाएगा। और जब इस प्रकार का रणनीति बनेगा तो परिणाम आपके सामने है। एक आखिरी सवाल, जिस सवाल से हमने शुरुआत भी की थी, हमने पहला प्रश्न ही आपसे किया था कि क्या बंगाल को उसके मुख्यमंत्री का नाम अभी पता चल सकता है? आपने कहा कि अभी कुछ नाम लिए जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का नाम हो सकता है, कुछ और नाम भी होंगे, दिलीप घोष के नाम की चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी बताना मुश्किल है। और ये हम मानते हैं कि मतलब नंबर 1 और नंबर 2 इनके इनके इनसे इतर अगर ये कोई कह दे कि हमें मालूम है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो वो उस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं, सिंस आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं ना पार्टी का प्रोसेस या थॉट जानना चाहता हूँ। 2 तरह के मुख्यमंत्री बीजेपी में होते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, उस परंपरा में आप देवेंद्र फडणवीस को ले लेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा को ले लेंगे, योगी आदित्यनाथ को ले लेंगे, जिनका अपना एक जनाधार है, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में उनकी दखल है, लोग भी उनको जानते हैं। और फिर एक दूसरी परंपरा चली आ रही है जो भजन लाल, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, है ना, मोहन मांझी, ये एक दूसरा ट्रेडिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन बीजेपी, अगर ऐसा कहा जा सकता है। तो बंगाल को किस तरह का मुख्यमंत्री मिल सकता है? देखिए, आपने जो उदाहरण दिए हैं इसमें अगर मैं सीधा डेटा एनालिस्ट के रूप में बात करूं तो इनके पीछे एक बड़ा फैक्टर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से अपने दम पे जहां भी बहुमत आई है वहां पे आपको भजन लाल जैसे उदाहरण दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जहां भी एक राजनीतिक रूप से संतुलन बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे महाराष्ट्र का रिजल्ट है, परिणाम बहुमत एनडीए बहुमत में था, परंतु एक फाइन बैलेंसिंग जरूरी है, पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूरी है। और फाइन मतलब बहुत शार्प आदमी की जरूरत महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां ऑपोजिशन के पास भी बहुत धनबल है। तो और आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के पहले मतलब कयास लगाए जा रहे थे, और एक हमारे केंद्रीय मंत्री थे जिनके बारे में लगभग घोषणा हो गई थी कि वो बनने जा रहे हैं, परंतु एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप फिर में उनको राज्यपाल बना के किया, बहुत बढ़िया उन्होंने। तो पर उनका श्रीनगर में उनकी नियुक्ति भी मतलब उस आधार पे नहीं हुई थी, बल्कि ये था। बिहार में एक उदाहरण है, बिहार में जिस प्रकार से अभी चल रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा की कैटेगरी में है कि बाहर उन पे आरोप है कि बाहर की पार्टी से आए। परंतु जब मुख्यमंत्री, मुझे लगता है जब नंबर 1 नंबर 2 बैठते होंगे मुख्यमंत्री बनाने की बात पे चर्चा होती होगी, तो ये होता होगा कि उस राज्य की राजनीतिक परिस्थिति क्या है और उस हिसाब से कौन व्यक्ति है जो इसमें फिट बैठेगा, जो उनकी बातों को, जो केंद्र की बातों को अच्छे तरीके से राज्य में इम्प्लीमेंट कर पाए, चाहे योजनाएं हो या पॉलिटिकल आकांक्षाएं हो, उस व्यक्ति का दावेदारी सबसे अहम होता है। परफॉर्मेंस की बात करें इसमें तो शुभेंदु जी ऑफ कोर्स देखेंगे आपको कि भाई विधानसभा एक नेचुरल चॉइस की तरह लगते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो लार्जर विजन है, नंबर 1 और नंबर 2 की जो लार्जर विजन होगा कि हम राज्य में किस प्रकार का पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाहेंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अभी मामला ओपन है, इसमें कोई भी जा सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी खुद को एक हार्डलाइन हिंदुत्व पॉलिटिक्स के प्रणेता के रूप में भी उभारे हैं, इसलिए भी उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती है। परंतु इसमें सरप्राइज नाम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर प्रचंड बहुमत मिली है, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर सकती है, किसी मैनेजर की जरूरत अभी है नहीं। हाँ, है ना, पूरा चल सकता है। तो ये इनसाइट्स थे पश्चिम बंगाल पर, हमने आपको बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनाव कैंपेन है किस तरह से डिज़ाइन किया, किन किन चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा, किस तरह की यंत्रणा उन्होंने लगाई, और हमने आपको एक इनसाइडर व्यू देने की कोशिश की। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के, जैसा हमने आपसे सुबह वादा किया था, आज दिन भर बहुत सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस आपको इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर देखने को मिलते रहेंगे। इन सब को यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ में। शिशु रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और आपने इतनी मज़ेदार और जानकारी परक चीज़ें उनसे शेयर भी की। बहुत बहुत धन्यवाद।